मैं पूरे 30 वर्ष बाद उन्हें देख रहा था। वे पहले से दुबली हो गई थीं। चेहरे पर झुर्रियां तो नहीं थीं, लेकिन उनकी दमकती गोरी बांह की झूलती त्वचा उनके जिस्म पर समय के पड़ते निशानों की गवाही दे रही थी। उनके काले घने बाल अब कुछ कम हो गए थे, लेकिन वे सफ़ेद नहीं थे। शायद वे बालों को रंगने लगी थीं, लेकिन उनकी आंखों की वह चमक बदस्तूर कायम थी जो उनकी पूरी देह से फूटा करती थी। मुझे कुछ समय उन्हें पहचानने में लगा था, लेकिन उन्होंने पहले पहचान लिया था। तुम किशोर हो ना? सिर हिलाते हिलाते मैंने पहचाना और उनके पांव पर झुक गया। वे माथे पर हाथ रखे हंस रही थी। मोटे हो गए हो, बाल भी सारे सफ़ेद हो गए। हम तो समझे तुम पहचानोगे ही नहीं। मैं कहना चाहता था कि आपको न पहचानने का सवाल ही नहीं है, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए बस इतना पूछा, सुनील कहाँ है आजकल? पटना में, बैंक में लग गया है ना? उनके चेहरे पर एक तृप्त माँ की खुशी थी। तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा था। मैंने बताया कि मैं दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ, एक कॉलेज में। तुम्हारा तो सबको पता था। तुम पढ़ने में कितने तेज थे। तुमको तो अच्छी जगह होना ही था। वे मेरा चेहरा देख रही थी। इस देखने में शायद यह भी शामिल था कि कहीं अतीत का कोई ऐसा पन्ना तो मेरे चेहरे पर फड़फड़ा नहीं रहा है जिससे मैं आंख मिलाना न चाहूं। मैंने पूरी कोशिश की कि अपने चेहरे को बिल्कुल तटस्थ बनाए रखूं। वो उलझन न दिखे जो बरसों पहले मेरे और उनके बीच आकर बैठ जाया करती थी, लेकिन शायद वह कहीं मौजूद थी। पुराने अनुभवों की छाया किसी चोर की तरह हमारे भीतर के किसी अंधकार में छुपी रहती है और वह ठीक उसी समय बाहर आती है जब उस पर किसी तरह रोशनी पड़ने लगती है। पूरे 30 बरस गुजर जाने के बावजूद हमारे बीच जो घटा था वह बना हुआ था और याद दिला रहा था कि मोहल्ला और शहर तुम भले छोड़ दो, लेकिन जीवन और विगत से छूट नहीं सकते। यही नहीं, वो विगत अब न्योता दे रहा था, कब तक यहाँ हो? कल आओ दोपहर को, अगर समय हो तो। मैंने वादा किया कि आऊंगा। उन्होंने बताया कि वे अब पुराने घर में नहीं रहती। नया पता दिया, पूछते हुए कि आओगे ना? मैंने सिर हिलाया। वे मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई थी। पीछे छूट गया मैं और उस दिन की याद जब इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी। मैं उनको चाची कहा करता था। वह मेरे दोस्त सुनील की माँ थी। वह एक दोपहर थी जब मैं सुनील के घर पहुंचा था अपनी एक कॉपी लेने। हम दोनों नवी में साथ पढ़ते थे। मैं फर्स्ट आता था और वह फेल होता था। चाची दुखी रहती, सुनील को भी कोसती और उसके दोस्तों को भी। उन्हें लगता था कि उनका बेटा अपने दोस्तों की वजह से बिगड़ा हुआ है। अपवाद सिर्फ मैं था। अक्सर सुनील के सामने मेरा उदाहरण पेश किया जाता था, किशोर को देखो, वह भी तो तुम्ही लोगों के साथ रहता है, कैसे हमेशा फर्स्ट आता है। ऐसे अवसरों पर सुनील मुझे देखता, लेकिन कुछ इस निगाह से जैसे मैं उसका दोस्त नहीं, दुश्मन हूँ। लेकिन मैं उसका दोस्त बना रहा, उसकी फिसड्डी आदतों के बावजूद। दरअसल उससे ज्यादा चाची यानी उसकी माँ का ममत्व मुझे खींचा करता था। वे मुझे देखकर जैसे निहाल हो जाया करती थी। उनको लगता कि उनके बेटे का यह इकलौता दोस्त है जो उसे उसके फिसड्डीपन से उबार सकता है। इस क्रम में सुनील तो नहीं, खुद वही मेरी कॉपियां मांग लिया करती। सुनील रो गाकर उनको कॉपी करता या यह काम भी उसकी माँ करती और देर सबेर मुझे अपनी कॉपी लेने जाना पड़ता। मोहल्ले की बाकी औरतों के मुकाबले चाची कुछ पढ़ी लिखी थी। वे बहुत अरमान से बताती थी कि मैट्रिक में उनके 56% नंबर आए थे और याद दिलाती थी कि उन दिनों इतने नंबर लाना आज के फर्स्ट डिवीजन से लाख गुना बेहतर है। लेकिन आप आगे क्यों नहीं पढ़ी चाची? यह सवाल उनको कुछ मायूस कर जाता। वे आए में थी, तभी शादी हो गई। तब ससुराल वालों ने कहा था कि सहूलियत से पढ़ा देंगे, लेकिन सहूलियत आई कहाँ। पहले सुनील चला आया, फिर दो नंदों की शादी, फिर सास ससुर के नखरे, फिर शहर में आकर खुली यह दुकान। जब तक संभलती तब तक 10-12 साल निकल गए थे। वे कहती, अब भी पढ़ लूं, लेकिन तुम्हारे चाचा तैयार नहीं होते। बोलते हैं सब हंसेंगे कि बुढ़िया एमए पढ़ रही है। बोलते बोलते वे हंस पड़ती और अजब ढंग से खिल जाती। अब सुनील पढ़ लेगा तो मेरा अरमान पूरा हो जाएगा। तुम आते रहो बाबू, सुनील तुम्हारी संगत में ही पढ़ पाएगा। बाकी लड़का लोग को तो तुम जानते हो। तो मेरा उसके घर लगातार आना जाना था। उस दोपहर भी मैं अपनी कॉपी लेने ही सुनील के घर गया था। वह आज की तरह फ्लैटों वाले दिन नहीं थे, खुले और बड़े घरों का जमाना था। चारदीवारी से घिरे उस घर में फाटक के बहुत देर बाद बाड़ी शुरू होती। उसके बाद एक कोने में कुआं था और एक तरफ अलग अलग कमरे।
तो मैंने फाटक खोला, हमेशा की तरह बारी पार करके कमरों की तरफ जाने लगा, लेकिन उधर कोई नहीं था। मैंने एक आध बार सुनील को पुकारा, तभी अचानक दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे किशोर तुम। यह सुनील की माँ की आवाज थी। यह कुएं की तरफ से आ रही थी। मैंने पलटकर देखा और अवाक देखता रह गया। वे कुएं पर नहा रही थी, बल्कि नहा चुकी थी। नीले रंग का एक पेटीकोट उनके सीने से बंधा था और वे एक बाल्टी में रखे कपड़े निचोड़ रही थी। यह सुनील की माँ नहीं थी, पानी से गीली एक खुली हुई देह थी, अपनी आभा में दमकती हुई सुगठित देह। मेरी चोर निगाहें उनके खुले कंधों को, कपड़े पसारने के लिए उठती उनकी गोरी बाहों को, मेरी नसों में किसी कांच की तरह गिरते उनके उन्नत उभारों को, उनके खुले घुटनों को देख रही थी। मेरे पांव कुछ कांप से रहे थे, मुझे अपने होंठ सूखते से लगे, दिल नहीं, जैसे पूरा जिस्म अजीब ढंग से धड़क रहा था। वे बेहद सुंदर लग रही थी। सुंदर नहीं, कुछ ज्यादा। वे वो औरत नहीं थी जिन्हें मैं चाची कहता था, यह कोई और थी जिसने एक जादुई जिस्म पहन लिया था। गोलाई, रेखा, उभार, मांसलता, यह सब कुछ मैं सस्ते उपन्यासों में अपनी 14 साल की उम्र में पढ़ चुका था, लेकिन उसे बिल्कुल अपने सामने इस तरह देखना बेहद अलग सा था। लेकिन वे बेखबर थी। वे अपने 14 साल के बेटे के हमउम्र दोस्त से बात कर रही थी, बिल्कुल ममत्व भरे अंदाज में, और हमेशा की तरह शिकायत करती हुई कि सुनील पढ़ाई नहीं करता, और मुझे हिदायत देती हुई कि उसका भी ध्यान रखूं। मैं हाँ हूँ करता उनके घर से निकल आया था। मेरे भीतर एक सनसनाहट भरी थी। बार बार उनकी गीली देह मेरे सामने कौंध जाती। शायद उस रात मैंने सपना भी देखा, एक तालाब का सपना, उसमें नहाती और उससे बाहर आती एक गर्म तपती हुई देह का सपना। उठा तो पसीने पसीने था, लेकिन इस सनसनी की जगह जल्द ही एक अपराध बोध ने ले ली। अगले कई दिन मैं पछतावे में डूबा रहा। जो महिला मुझे बिल्कुल बेटे की तरह मानती है, मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। मैंने मन ही मन अपने आप को बहुत धिक्कारा, लेकिन अवचेतन में बसी कामनाएं ऐसे धिक्कारों से प्रबल होती हैं। अक्सर मैं कोशिश करता कि दोपहर को उनके घर ऐसे समय पहुंचूं जब वे मुझे कुएं पर नहाती मिले, लेकिन ऐसा अवसर दोबारा नहीं आया। यह जरूर हुआ कि मेरे भीतर कल्पनाओं की तरह तरह के रेले उठने लगे। मैं उन्हें अपनी कल्पना में नहाता देखने लगा। अक्सर मैं सोचता कि कुएं की जगत पर खड़े होकर मैं पानी खींचकर उनकी देह पर डाल रहा हूं और उनकी सूती साड़ी बिल्कुल पारदर्शी हुई जा रही है, जिसके भीतर से एक लगभग अनावृत देह किसी जादू सी झलक रही है। यह बात भी मेरे अपराध बोध को बढ़ाती रही। यह बात किसी से साझा नहीं कर सकता था, इसलिए कुछ किताबें भी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन धर्म और दर्शन की वे किताबें 2-3 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ पाया। एक डर भी इसी दौरान घेरने लगा था, कहीं सुनील को पता चला कि मैं उसकी माँ के बारे में ऐसी कल्पनाएं करता हूँ तो क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ मेरी छापामार कोशिशें भी बढ़ती जा रही थी। पहले मैं बेधड़क सुनील के घर में दाखिल होता था, अब चुपके से होने लगा था, इस उम्मीद में कि चाची को मेरे आने का पता न चले और मैं उन्हें फिर ऐसी किसी हालत में देख लूं। लेकिन कुछ सच हमारी कल्पनाओं से भी बहुत आगे के होते हैं, ऐसे सच जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर पाते। ऐसा ही एक सच एक दिन मेरी इस छापामार कार्रवाई के दौरान उजागर हो गया, जिसने मेरे और उनके रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन भी मैं चुपके से घर में दाखिल हुआ था। कुआं सन्नाटे में था, तार पर लटके कपड़े बता रहे थे कि चाची नहा चुकी हैं। पता नहीं क्यों, फिर भी मैं बिल्कुल दबे पांव कमरे की खिड़की की ओर बढ़ा। अचानक मुझे लगा कि 2 लोगों की बातचीत की बहुत मध्यम आवाज आ रही है और कोई रो रहा है। यह चाची थी, सुबकती हुई सी, और उनके सामने कौन था? मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। यह तो हमारे साइंस टीचर हैं। सुनील को ट्यूशन पढ़ाने आते हैं, लेकिन वे तो 7 बजे आते हैं। अभी कैसे आ गए? स्कूल खत्म होते सीधे यहाँ। मैंने अपने कान पूरी तरह लगा दिए थे। चाची कह रही थी, आप पर भरोसा है, सुनील को इतना पढ़ा दीजिए कि पास हो जाए, उसका मन पढ़ने में नहीं लगता है। सर कह रहे थे, मेरे जाने के बाद वह कुछ करता ही नहीं है। उसके पापा को बोलिए सख्ती से बैठाएं, मैं भी समझाऊंगा। चाची कुछ देर चुप रही, फिर उनकी आंख भर आई। इसके पापा को तो इसका पढ़ना बेकार लगता है। बोलते हैं दुकान पर बैठा करो, ज्यादा कुछ बोलो तो गुस्से में एकदम बेकाबू हो जाते हैं। इसको भी पीटते हैं। और बोलते बोलते वे चुप रह गईं। सर हैरान थे, और आपको भी। चाची बस सुबक पा रही थी। भरोसा नहीं हो रहा है, आदमी तो एकदम सीधे लगते हैं। चाची जैसे तड़प उठी, सीधे।
देखिए, इतने सीधे। और उन्होंने कंधे के पास से अपना ब्लाउज कुछ हटा दिया। मुझे कुछ देखा नहीं, लेकिन सर की आवाज़ फंसी फम सुनाई पड़ रही थी। ये दाग चोट से, ओह! अचानक दोनों की आवाज़ आनी बंद हो गई। सिर्फ चाची सुबक रही थी। मैं इतना उत्सुक था कि खिड़की से झांकने लगा था। दोनों मुझसे बेखबर थे और मैं देखकर स्तब्ध। सर ने चाची को अपनी बाहों में ले रखा था। वही उनके कंधे से लगी रो रही थी, बहुत हल्के से कहती हुई, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। सर ने छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने से पहले उनका माथा चूम लिया। चाची उनके और करीब सिमट आई, बिल्कुल गले लगी हुई। लेकिन अचानक उन्हें कुछ लगा। उन्होंने सिर घुमाया और फिर उनकी नज़र सीधे खिड़की से देखते मुझ पर पड़ी, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वे बिल्कुल एक झटके से सर से अलग हुई। सर भी इतनी देर में मुझे देख चुके थे। दोनों कमरे से बाहर दालान में आ गए। दोनों मुझसे कुछ कहने की हालत में नहीं थे। मैं डरा हुआ था या परेशान था, मैं भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मैं तीर की तरह दौड़ता हुआ निकल गया। लेकिन वह दृश्य मेरा पीछा करता रहा। चाची और सर एक दूसरे से जुड़े हुए। मेरा माथा सनसना रहा था। मैं कुछ सोचने की हालत में नहीं था। यह भी तय नहीं कर पा रहा था कि कहाँ जाऊं। मैं तालाब किनारे जा बैठा। मन कुछ शांत हुआ तो बहुत सारे ख्याल आए। कैसी है चाची? छी, सर के साथ। और सर कितने सीधे बनते हैं, लेकिन चाची से चिपके हुए थे। मैं कई अभद्र सी बातें सोचता जा रहा था। क्या सुनील को बता दूं यह सब? लेकिन कैसे बताऊंगा, किसको बताऊं? आखिर चाची ऐसी क्यों है? फिर मुझे कुएं पर उनका नहाना याद आ गया। क्या सर ने भी उनको कभी ऐसे देखा होगा? क्या उन्होंने सर को फंसाया होगा? यह सब पहले से चल रहा था। तरह तरह के ख्यालों के बीच में अचानक चिढ़ गया। किसी ने बहुत हल्के से मेरा नाम पुकारा था। मैंने मुड़कर देखा। सर थे। लगता है मुझे खोजते हुए यहाँ आ गए थे, लेकिन वे मुझसे आंख नहीं मिला पा रहे थे। बस इतना कह पाए, सुनील की मम्मी ने बुलाया है, जाकर मिल लो। यह भी आदेश कम, एक मनोहार ज्यादा थी। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने तय कर लिया था। उस औरत के घर कभी नहीं। अचानक मुझे उनसे चिढ़ सी हो गई थी। सुनील से भी दोस्ती तोड़ लूंगा। आवारा लड़का है, आवारगी करता रहे। आवारा माँ का आवारा बेटा। हालांकि यह सोचते सोचते मेरा कलेजा हिल गया। चाची मुझे कितना मानती थी, और मैं भी उन्हें नहाते हुए देखना चाहता था। गलती मैंने भी तो की है, लेकिन मैं नहीं गया। कई दिन बीत गए, स्कूल आता जाता रहा। सर मिलते, लेकिन मुझसे कतरा कर निकल जाते। अचानक उनका और मेरा रिश्ता भी बदल गया था। मैं धीरे धीरे इसका आनंद लेने लगा था, जैसे मैं कोई न्यायाधीश हूँ और अपराधियों को पता है कि उनका जुर्म मेरे सामने साबित हो चुका है। सर इन दिनों बहुत अनमने ढंग से पढ़ाते। सुनील भी इधर स्कूल नहीं आ रहा था। फिर एक दिन सुनील स्कूल आया। आते ही उसने मुझे घेर लिया, कहाँ है तू? एक दिन भी घर नहीं आया। मैं चुप रहा, कैसे बताता कि उसके घर आकर मैंने क्या पाया है। उसने बताया कि माँ बहुत बीमार थी, तेज बुखार था, 4 दिन बाद उतरा है। तभी वह स्कूल आ पाया। तुझे माँ ने बुलाया है, उसने फिर कहा। माँ तुझे बहुत मानती है, कह रही थी कुछ जरूरी बात करनी है। बहुत दिन से किशोर आया नहीं है। मैंने सिर हिलाया, आऊंगा। यह सुनील को टालने की कोशिश थी, लेकिन इन 4-5 दिनों में मेरे भीतर भी बहुत सारी चीजें पिघल रही थी। बहुत सारी नई उत्सुकताएं मेरे भीतर पैदा हो चुकी थी। यह देखना चाहता था कि चाची अब मुझसे कैसे मिलती है। तो एक दिन फिर मैं ऐसे समय पहुंचा जब सुनील घर पर नहीं था। चाची थी, मुझे देखकर सकपका कर खड़ी हो गई। फिर भीतर कमरे में ले गई। मैं कुछ शिकायती, कुछ उलझन भरी नजर से उनको देखता रहा। फिर आवाज को यथासंभव रूखा बनाने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, आपने बुलाया था। लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, चुपचाप रोने लगी। अब मैं कुछ सहम सा गया। सुबकते सुबकते उन्होंने मुझे अपने पास खींच लिया। अचानक मुझे लगा, मेरी पुरानी कल्पनाएं साकार तो नहीं होने जा रही हैं। लेकिन वे कह रही थी, बेटा जो तुम देखे हो किसी को बोलना मत। लेकिन मैं सुन कम रहा था, महसूस ज्यादा कर रहा था। उनके बेखबर स्पर्श की गर्मी मेरे भीतर पिघल रही थी। फिर उन्होंने मुझे किनारे किया। थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोलने लगी, तुम बहुत छोटे हो किशोर, कुछ समझ में नहीं आएगा। औरत बहुत दुख झेलती है, इतना कि दुख को ही सुख मानने लगती है। वाकई मैं समझ नहीं पा रहा था, इस बात का सर के साथ उनके रिश्ते से क्या वास्ता है।
लेकिन वे अपनी धुन में बोले जा रही थी। कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि खुद भी समझ में नहीं आता है। ऐसा ही हो गया, समझो। तुम्हारी चाची गंदी औरत नहीं है रे। तू तो मेरा दूसरा बेटा है, सुनील से बहुत समझदार, बहुत तेज। माँ का मान रखना। वे फिर रोने लगी थी। मैं फिर सहने लगा था, कुछ शर्म से, कुछ अपराध बोध से और कुछ इस सवाल से भी कि वे जो कर रही है वह ठीक कैसे है। लेकिन एक बात मैंने तय कर ली थी कि किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने चाची को देखकर सिर हिलाया और उठकर निकल आया। लेकिन चाची ने शायद सर को यह सब बता दिया था। अब वे मुझसे डरे हुए कम दिखते थे, लेकिन उपकृत और मेरे प्रति उदार कुछ ज्यादा। अब मेरी कॉपियों पर उनका ध्यान ज्यादा रहता था। मुझे लग रहा था इस बार वे मुझे नंबर भी कुछ बढ़ाकर ही देंगे। लेकिन जासूसी मेरी छूटी नहीं थी। शक और चिढ़ का जो बीज मेरे भीतर पड़ चुका था वह पौधा बनता जा रहा था। मैंने चुपके चुपके सर का पीछा करना शुरू किया और पाया कि सप्ताह में 1-2 दिन वे दोपहर को भी चाची के यहाँ चले जाते हैं। मैंने यह भी ध्यान दिया कि आधे घंटे रुककर वे निकल जाते हैं। इस आधे घंटे में दोनों के बीच क्या कुछ होता होगा, इसको लेकर मेरी कल्पना शक्ति प्रचुर मसाला जुटा दिया करती थी। धीरे धीरे चाची मेरी नज़र से उतरने लगी। सुनील के घर भी जाना मैंने छोड़ दिया। सुनील कुछ दिन मेरे पास आता रहा, मुझसे पूछता रहा, लेकिन थक हार कर वह भी किनारे लग गया। लेकिन भीतर ही भीतर मैं किनारे नहीं लगा था। मेरे भीतर जैसे कोई प्रतिशोध भाव था जो लगातार बड़ा और कड़ा होता जा रहा था। मुझे लग रहा था यह पुल खुलनी चाहिए। सर की बेफिक्री अब बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ मैंने एक सरहद पार करने का फैसला किया। अपनी जासूसी के दौरान जब एक मैंने दिन पाया कि सर इधर उधर देखते हुए चाची के घर का फाटक खोल रहे हैं, तो दौड़ता हुआ चाचा जी यानी सुनील के पापा की दुकान पहुंच गया। उनकी बहुत बड़ी आटा चक्की थी जिसमें चक्की का शोर गूंजता रहता था। पहले उन्होंने समझा कि मैं आटा लेने आया हूँ, लेकिन मैंने बताया कि सर आपके घर पर आए हुए हैं चाची से मिलने। लेकिन मैं उनकी प्रतिक्रिया देखकर हैरान हुआ। उन्होंने बस सिर हिलाया था। उन्हें लगा कि सुनील फिर फेल वेल हुआ होगा और सर उसकी शिकायत के लिए घर आए होंगे। शायद अपनी पत्नी की बेवफाई की उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। मैं बेवकूफ़ों की तरह लौट आया, लेकिन मेरे दिल में हलचल मची हुई थी। किसी भी तरह यह राज खुलना चाहिए। अचानक चाची के प्रति मेरे सम्मान में बहुत कमी आ चुकी थी और सर को तो मैं बाकायदा दुश्मन मानने लगा था। मैंने तरह तरह के उपाय सोचे। एक गुमनाम चिट्ठी लिखकर दोनों का पर्दाफाश कर दूं, या चुपचाप 2-4 दोस्तों को बता दूं, या सुनील से ही मासूमियत के साथ पूछ लूं कि सर दोपहर को तुम्हारे घर क्यों जाते हैं। हैरानी की बात यह थी कि इन दिनों सुनील अचानक पढ़ाई में गंभीर हो गया था। मंथली टेस्ट में उसके नंबर अच्छे आ गए थे। मुझे यह बात भी अफसोस में डाल रही थी कि सर और चाची दोनों मेरी ओर से उदासीन होते जा रहे थे। अब सुनील नहीं बताता कि चाची ने मुझे बुलाया है, लेकिन मेरे कुछ करने से पहले कुछ और चीजें घट गईं। सर और चाची की जिस गुपचुप मुलाकात को मैं सिर्फ अपना राज समझता था, उस पर दरअसल मोहल्ले की कई और लोगों की नज़र पड़ चुकी थी। सरगोशियां फुसफुसाहटों में बदल गई थी और फुसफुसाहटें ऊंची होती गई थी। अंत किसी धमाके की तरह हुआ। सुबह सुबह पता चला कि बीती रात सुनील के पापा ने चाची की जमकर पिटाई की है। जो काम पहले वह छुप छुपा कर करते थे, इस बार सरेआम किया। शायद अपनी गुलाम बीवी की बगावत उन्हें अपनी मर्दानगी के लिए चुनौती लग रही थी। उन्होंने अपना बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रात को वे उनको घर से निकालने पर तुले थे। वे रोती कलपती घर के फाटक पर खड़ी रहीं और मोहल्ले के सामने बनता अपना तमाशा देखती रही। मैं दहशत में था। मैं सब कुछ चाहता था, लेकिन ये नहीं चाहता था। चाची मेरी निगाह में गिरी थी, मोहल्ले की निगाह में उन्हें नहीं गिरना चाहिए था। मैं यह सोचकर डर रहा था कि रात उन पर कितनी भारी बीती होगी। स्कूल जाते हुए मेरे पांव कांप रहे थे कि सुनील से कैसे मिलूंगा। लेकिन सुनील से मिलने की नौबत नहीं आई। सुनील स्कूल नहीं आया था। स्कूल में अलग तरह का हंगामा था। कुछ लोग सर के नाम पर गाली गलौज करते आए थे। प्रिंसिपल साहब जब तक कुछ समझते, सर को स्टाफ रूम से निकालकर बच्चों के बीच पीटा जा चुका था। किसी तरह उन बदमाशों को हटाया गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने अच्छे और सीधे साइंस सर का किसी से ऐसा झगड़ा कैसे हो सकता है। उस दिन क्लास नहीं चल रही थी। सर लोग सब इधर से उधर जा रहे थे और एक तरह का डर और शोर जारी था। किसी ने बताया कि पुलिस भी आने वाली है।
लेकिन पुलिस नहीं आई, मोहल्ले के ही कुछ लोग आए। बताया गया कि वे स्कूल को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, बच्चे तो उनके घर के ही हैं, बस एक सर को सबक सिखाना था जो सिखाया जा चुका है। तो मामला खत्म। सर का क्या हुआ फिर मुझे पता नहीं चला। आखिरी बार मैंने उन्हें स्कूल में देखा था। उनके माथे पर एक पट्टी बंधी हुई थी, आंख के पास सूजन थी। लेकिन अगले दिन से वे स्कूल नहीं आए। किसी ने बताया कि स्कूल और शहर दोनों छोड़कर चले गए। चाची से मिलने कुछ दिन बाद जरूर गया था। उस दिन की सार्वजनिक पिटाई और बेइज्जती करने के बाद चाचा जी ने फिर उनको घर में जगह दे दी थी, लेकिन कुछ इस तरह जैसे नौकरानी को जगह दी जाती है। अब चाची चाची नहीं रह गई थी। इस बार मैं गया तो चोरी चुपके नहीं, लेकिन डरे सहमे। चाची घर पर थी। अचानक मेरी आहट से वे चौंक उठी। मुझे देखकर अमूमन प्रफुल्ल हो जाने वाले उनके चेहरे पर जैसे कोई भाव नहीं था, बस उन्होंने पहचान भर लिया। मैं देखकर स्तब्ध था। वे कुछ ही दिनों में कुछ और हो गई थी। लावण्य से भरा शरीर जैसे रातों रात मुरझा गया हो। उनके चेहरे पर जो खुशी झलकती थी वो उनकी काया से भी फूटती थी। लेकिन आज एक बेजान सी ठहरी के सामने खड़ा था मैं। वे चुप रही, मैं भी कातर ढंग से उनको देखता हुआ चुप रहा। फिर अचानक क्या हुआ कि मेरे भीतर एक रुलाई उमड़ आई। मैं रो रहा था, तब भी वे चुप रही, बस देखती रही। फिर मैंने खुद पर काबू पाया। चाची चाची, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा था। ठहरी अब भी चुप थी। फिर उसमें कुछ हरकत हुई। घर जाओ किशोर, हमको मालूम है। मैं बस न में सिर हिलाता रहा जैसे नहीं जाऊंगा। फिर वे बोली, तुम दुकान गए थे, बताने की सर मेरे पास हैं। अचानक मैं शर्मिंदगी से नहा उठा। उनको पता है, चाचा ने बताया होगा जरूर। पिछले दिनों की कड़ियां जोड़ी होंगी। इनके इस हाल का मैं भी जिम्मेदार हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैं बस इतना बोल पाया, चाची आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। चाची जैसे मुझे सुन ही नहीं रही थी, अपने आप में बोल रही थी, सब सुनील के चलते हुआ। वो पढ़ सके इसीलिए सर को बुलाए थे। सर उसके लिए बहुत किए, इतना उसके बाप नहीं किए। बाप तो चाहते थे पढ़े नहीं, दुकान पर बैठ जाए, उनकी तरह जानवर बना रहे। मैं बिल्कुल स्तब्ध था। जानवर शब्द का उच्चारण करते हुए उनके मुंह से जैसे हिकारत टपक रही थी। क्या वे मुझसे बात कर रही हैं या अपने आप से? लेकिन वे बोले जा रही थी, ग्राहकों से हे करते रहते हैं, घर आकर हम लोगों पर गुस्सा उतारते हैं। हम लोग उनके लिए मिलके गेहूं जैसे थे, बस पिसते रहना था। उनकी चक्की चलती रहती थी। सर आए तो याद आया, हम भी औरत हैं, सुनील भी लड़का है। अचानक जैसे वे किसी मूर्छा से जागी हों, जाओ बेटा तुम, अब कुछ कहने सुनने को नहीं बचा है। सुनील संभल गया है, पढ़ लेगा, आदमी बन जाएगा। मेरा बेटा अपने बाप जैसा नहीं बनेगा। फिर उनकी आंखों में हल्की सी चमक लौटी। पहली बार जैसे उन्हें मेरा नाम याद आया। किशोर, तुमको भी हम बेटा मानते रहे। रिश्ता नाता ऐसे भी बन जाता है। सर से भी बन गया था। सबका मोल चुकाना पड़ता है, चुका रहे हैं। जाओ तुम भी बच्चे ही हो मेरे। बस एक सलाह देंगे, जीवन में औरत की इज्जत करना, बहुत इज्जत भी पाओगे और प्यार भी। जाओ। मैं भीतर से हिला हुआ निकल आया था। अक्सर चोर की तरह घुसने वाला मैं चोर की तरह निकल रहा था, भीतर मनोबोझ उठाए। यह नहीं जानता था कि इस घर में दोबारा आना नहीं होगा। सर ने स्कूल आना बंद कर दिया था। सुनील आने लगा था, लेकिन अब वह एक बदला हुआ लड़का था। पहले दिन कुछ बच्चों ने उसको देख कानाफूसी की, लेकिन सुनील उनकी ओर से लापरवाह बना रहा। मुझसे उसकी बातचीत लगातार सीमित होती गई थी, जैसे माँ के साथ हुए हादसे के बाद उसने अपने आप को भीतर सिकोड़ लिया हो। इन सब के बीच हम 9वीं से 10वीं में कब पहुंचे और कब 10वीं पास कर गए, पता भी नहीं चला। चाची मुझे याद आती थी, लेकिन किसी छूटे हुए किस्से की तरह। कभी मेरे भीतर उनके जिस्म का सितार बजता और कभी उनकी हिदायत याद आती, औरत की इज्जत करना, इससे इज्जत भी मिलेगी, प्रेम भी मिलेगा। शहर मुझसे छूट गया था। दिल्ली में पढ़ाई हुई, वहीं नेट किया, वहीं से PhD की, और एक दिन पाया कि मैं DU का असिस्टेंट प्रोफेसर हो चुका हूँ। अब सुनील और चाची ही नहीं, पूरा शहर इतना पीछे छूट चुका था कि पलटकर देखने पर भी दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन चाची मेरे भीतर बनी रही थी, याद दिलाती हुई कि औरत की इज्जत करना, इसका ठीक ठीक क्या मतलब हो सकता है। हालांकि यह बात अलग अलग अवसरों पर मैं अलग अलग ढंग से समझता रहा।
और अब पूरे 30 साल बाद चाची मेरे सामने थी। मुझे उनसे मिलना था। अगली सुबह मैं उनके घर जा पहुंचा, घर यानी उनके नए पते पर। यह शहर की नई रिहाइश में बन रहे एक शानदार अपार्टमेंट का फ्लैट था। न फाटक था, न आंगन था और न कुआं, न सतरंगी तितली की तरह दमकती देह थी। फ्लैट के दरवाजे पर सुनील शर्मा की नेम प्लेट भर लगी हुई थी। मैंने घंटी बजाई, दरवाजा खुला और वे मेरे सामने थी। कल शादी के मौके पर पहनी गई रेशमी साड़ी की जगह बस एक हल्के रंग की सूती साड़ी में थी। उन्होंने मुझे नीले कुशन वाले सोफे पर बिठाया, पूछा कैसे हो, परिवार में कौन कौन है। मैंने बताया पत्नी और 2 बेटियां हैं। पत्नी मौसम विभाग में काम करती है, बेटियां स्कूल में हैं। मैंने सुनील के बारे में पूछा तो बताया उसने बैंक में ही काम कर रही एक लड़की से शादी की है, दोनों ट्रेनिंग में मिले थे। लड़की अलग जाति की थी, उसके परिवार वाले हिचक रहे थे। हम जाकर समझाए, फिर सब मान गए कि दोनों की खुशी में ही सबकी खुशी है। उन्होंने बताया कि दोनों बहुत खुश हैं, वे भी बहुत खुश हैं। वे जब पटना जाती है तो पोता उनसे लगता रहता है। मैंने पूछा और सुनील के पापा। वे 1 मिनट के लिए चुप रहीं, फिर उनका चेहरा कुछ पत्थर सा हो आया। वे अब नहीं हैं। बहुत पीने लगे थे, लिवर बिगड़ गया। 10 साल पहले। मैं अवाक था, फिर उनकी आंखों में पानी जैसा चला आया। सब समझते हैं कि मेरी वजह से मरे। मेरी समझ में आ गया था कि अब उन पुराने दिनों से फिर से आंख मिलानी पड़ेगी। लेकिन वे बोले जा रही थी, सर याद है न तुमको, बहुत बदनामी हुई थी, सब बोलते हैं। उसी के बाद पीने लगे, इसी से तबीयत बिगड़ी। उन्होंने पूछा, तुम भी तो यही सोचते होगे। मैंने न में सिर हिलाया। वे मेरी आंखों में देखती रहीं, शायद विश्वास का कोई धागा दिखा। उन्होंने लंबी सांस ली। मुझे उनका कहा याद आ रहा था, रिश्ते नाते ऐसे ही बनते हैं, उनका भी मोल चुकाना पड़ता है। औरत की इज्जत करना। मुझे यह भी ख्याल आया कि किसी ने यह नहीं कहा कि सुनील की मां ने पीना क्यों नहीं शुरू किया। हमेशा मर्द को ही दुख क्यों होता है। किसी ने नहीं जाना कि पीकर वे चाची और सुनील की क्या गत बनाते रहे होंगे। चाची जैसे मेरे मन की बात समझ रही थी। बाबू, घर नरक हो गया था मेरे लिए। उन्होंने नहीं कहा कि पति की मृत्यु से असल में उन्हें मोक्ष मिला है। मैंने सहमते हुए पूछा, अब सब ठीक है चाची। उन्होंने सिर हिलाया। लेकिन एक सवाल मेरे भीतर बचा हुआ था, आप सुनील के साथ पटना जाकर क्यों नहीं रहती। दोनों को आराम होगा, आपको भी और उसको भी। वे हंसने लगी, कहा बताऊंगी। फिर मुझसे पूछा, तुम बताओ, घर परिवार तुम्हारा बिल्कुल ठीक है ना। मुझे शायद अब चेतन में इसी अवसर की तलाश थी। शायद इसीलिए मैं अपने बहुत सारे काम छोड़कर चाची से मिलने आया था, बस एक स्वीकारोक्ति के लिए। मैंने शायद अपने भीतर बरसों से दोहरा कर रखा गया संवाद बोला, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि 30 साल पहले माँ जैसी चाची से एक सलाह मिली थी, औरत की इज्जत करना, बहुत इज्जत पाओगे और प्यार भी। अब वे अवाक थीं। अचानक उन्होंने मुझे गले लगा लिया और रोने लगी, किशोर, यह बहुत बड़ी बात है। तुमको याद है, तुम सच में मेरे बेटे हो। लेकिन अपने इस मुंह बोले बेटे के लिए आखिरी अचरज उन्होंने बचाकर रखा था। अचानक फ्लैट की घंटी बजी। वे हड़बड़ाकर उठी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई थी। दरवाजा खुलने पर एक बूढ़ा सा आदमी दाखिल हुआ। मुझे पहचाना हुआ चेहरा लगा। पहचान कर मैं चिढ़ गया, ये तो सर हैं। मैं खड़ा हो गया, प्रणाम सर। वे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। चाची ने कहा, किशोर है, सुनील का दोस्त। लेकिन चाची के कहने से पहले वे मुझे पहचान चुके थे। अरे किशोर, कैसे हो तुम। मुझे वे आखिरी मुलाकातें याद आईं, जब वे मुझसे आंख मिलाने से बचते थे। लेकिन आज उनकी आंखें हंस रही थीं। तुमने पूछा था ना, पटना क्यों नहीं चली जाती। यह चाची की आवाज़ थी, वे हंसती हुई। अब यहाँ भी परिवार है हमारा। अब मत पूछना सुनील क्या बोलता है। सुनील और उसकी बहू का ही कहना था, सर से शादी कर लो। शादी बोलते बोलते वे किसी किशोरी कन्या सी लजा गईं और फिर झेप मिटाने के लिए जोर जोर से हंसने लगी। सर भी हंस रहे थे। किशोर को मिठाई तो खिलाओ, पहली बार आया है। लेकिन मुझे इस हंसी में फिर से वह दमकती देह दिख रही थी और कहीं यह ख्याल आ रहा था कि देह इस तरह तभी दमकती है जब आत्मा दमक रही होती है।